भारतीय ज्ञानशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल नहीं जाना है। आप लोगों को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। देखिए, हम लोग आज बात करने वाले हैं 1857 की महान क्रांति के बारे में। ये 1857 एज अ ईयर है हमारे हिस्ट्री में, जिसका हम एक बार रिमेम्बर करते हैं तो हमको लगता है कि ये तो वही वाली लड़ाई है ना जिससे भारत स्वतंत्र हुआ था। जी हाँ, तो इस डेट का और इस ईयर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे इतिहास में। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसमें से 10 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से जो हम लोग अक्सर भूल जाया करते हैं। देखिए, जो आजकल का एग्ज़ाम आ रहा है जिसमें आपको ये मेंशन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जैसे बीपीएससी वालों ने एग्ज़ाम कराया है, उन्होंने जो टीचर की जो एग्ज़ाम कराया उन्होंने तीनों में, यानी 1 to 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 4 चारों का जो जीएस का सेक्शन है वो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है, बहुत कुछ खास अंतर नहीं है। और उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से आधुनिक भारत यानी कि हमारा जो युद्ध स्टार्ट होता है, जो 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है, वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर कनेक्शन बनता है। तो हम लोग आज इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए 1857 की जो क्रांति है वो सिर्फ यहीं से स्टार्ट नहीं होती है। ये बीज जो था वो पहले से ही बो दिया गया था। 1857 की क्रांति का बीज पहले से बो दिया गया था। जो आपका विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान जो घटनाएं घटी थी, भारत के जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे झोंका गया, ठीक है, ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया, और उनके एवज़ में उनके एवज़ में भारतीयों को कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला अंग्रेज़ों का। वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। और फिर अंग्रेज़ों ने कभी भी भारतीयों को अपने मन से नहीं अपनाया, ठीक है। वो कभी नहीं चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो हमारी बराबरी में आके बैठे। तीसरी चीज़ कि सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा था। वो कोई भी अच्छी पोस्ट वगैरह पे उनको नहीं ले जाना चाहते थे। वो लोग यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार ज़्यादा करना चाहते थे। वो अपनी मेजोरिटी को रखना चाहते थे, इनको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते थे। स्टार्टिंग की टर्म्स तो यही थी। और उन सब चीज़ों को देखते हुए जो भारतीय थे उनका आंतरिक मन कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा दुखी था। उसके बाद जब 1857 में ये सोच, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भारतीयों को बांटना चाहा जाति पे, धर्म के आधार पे। और इसलिए वो लोग ये अच्छे से जानते थे कि जो हिंदू है उनके लिए गाय बहुत पूजनीय है, और जो मुस्लिम है उनके लिए सूअर बहुत पूजनीय होता है, यानी कि बहुत पवित्र माने जाते हैं ये दोनों ही पशु, दोनों ही धर्म के लिए। तो उन्होंने अपने दिमाग में लगाया कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को अगर ऐसे करेंगे तो धर्म के नाम पे उन लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और उन्होंने क्या किया कि दिसंबर 1956 तक जो राइफ़ल थी उसका था ब्राउन ब्रेस नाम था, उस राइफ़ल को वो यूज़ करते थे। तो कुछ नहीं था, उसके बाद उन्होंने एक नई राइफ़ल लाई, और जिसके लिए क्या था, जो चर्बी वाली कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो वो जो चर्बी वाली कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था, तो असली जड़ वहीं से थी कि वो जो चर्बी थी ना, वो गाय और सूअर की चर्बी उसमें यूज़ होती थी। और दोनों ही धर्म के लोग सेना में भर्ती थे उस समय, जिस समय अंग्रेज़ थे, तो दोनों के लिए बहुत मुश्किल की खड़ी थी। लेकिन जब ये बात पता चली, जब ये बात फैली, तो दोनों लोगों ने इसका विद्रोह शुरू कर दिया। तो यहीं से हमारे कुछ प्रश्न बनते हैं जो हमने लिए हैं। ये हम जो कड़ी है हम लोग स्टार्ट रखेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग की सपोर्ट की हमें भी बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि अंग्रेज़ों द्वारा किस पुरानी बंदूक की जगह पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया और किस वर्ष प्रारंभ किया। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं। पुरानी बंदूक का नाम पता चल गया आपको, ब्राउन बेस, ठीक है। नई बंदूक का नाम पता चल गया, एनफील्ड राइफल, और किस वर्ष हुई थी, 1856 में। क्लियर। दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस की जगह अंग्रेज़ों ने नई राइफल का इस्तेमाल स्टार्ट किया, और उसका नाम था एनफील्ड। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एनफील्ड राइफल को कब यूज़ करना चालू किया गया, 1956 में। एनफील्ड राइफल से पहले कौन सी राइफल यूज होती थी, ब्राउन बेस, ओके। यहाँ देखिए कौन सी वो राइफल थी जिसमें चर्बी वाली कारतूस का इस्तेमाल होता था, तो क्या होगा, एनफील्ड
राइफल। दूसरा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से पहले किसने मना किया था? सबसे पहले ये हिम्मत दिखाई थी मंगल पांडे जी ने। ठीक है, मंगल पांडे जी ने कहा कि इसमें गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई है और हम इसको अपने मुंह से नहीं खोल सकते हैं, ये हमारे लिए गुनाह है। और उन्होंने वो मना करने वाले पहले थे मंगल पांडे जी। मंगल पांडे का संबंध किस सैन्य टुकड़ी से था? मंगल पांडे जी जो थे वो जिस समय ये बातें चल रही थी, जिस समय ये कारतूस का इस्तेमाल होने वाला था, उस समय जो थे वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में बैरकपुर में थे। मंगल पांडे द्वारा किन अंग्रेज अधिकारी को मारा गया? जब उन्होंने ये मना किया, उनकी मुठभेड़ हुई और उन्होंने ह्यूसेन और बाऊ को मार गिराया। अब एक तो उन्होंने मना कर दिया था, ऊपर से उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था और ये बात धीरे धीरे बाहर भी फैल गई थी, तो ये बहुत बड़ा घटना बनने वाली थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने घोषणा की थी कि मंगल पांडे को फांसी दे देंगे 18 अप्रैल को। बट हुआ क्या कि लोगों की जन आक्रोश को देखते हुए उन्होंने बिना बताए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। उसके बाद देखिए, उस पैदल टुकड़ी का नाम बताया जिसने 10 मई 1857 में मेरठ से विद्रोह प्रारंभ किया था। 1857 जैसे ही हम याद करते हैं वैसे हमको मेरठ याद आ जाता है। ठीक है, तो ये इसके बाद मेरठ से पैदल टुकड़ी 20 NI, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री जो थी 20 नेटिव इन्फेंट्री जो है वो उन्होंने क्या किया, मेरठ से विद्रोह स्टार्ट कर दिया। 1857 में बहुत जगह से विद्रोह हुआ था, लेकिन क्योंकि प्रारंभिक कड़ी है इसलिए हम इस क्रांति के समय भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 की मामले की जांच हेतु कौन सा कमीशन लाया गया? ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस था, क्योंकि ये संवैधानिक प्रोसेस चल रहा होता है हर किसी भी सरकार में कि कोई भी घटना घटती है तो उसके ऊपर एक कमीशन बैठा दी जाती है। तो जब 1857 का जो विद्रोह हुआ, अंग्रेजी सरकार वो सोचने लगी भैया ये तो कहीं ना कहीं से इसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, इसकी जांच करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, पील कमीशन बैठा दिया। तो 1857 के मामले की जो जांच की थी वो किस कमीशन ने की थी? पील कमीशन ने। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों को किन 2 श्रेणियों में रखा गया? देखिए, जब 1857 का विद्रोह हो गया तो जो भारतीय लोग थे, जो मतलब भारतीय सैनिक थे उस समय अंग्रेजी सेना में, वो 2 ग्रुप में बट गए थे। ठीक है, बिहार, अवध तथा उन सैनिकों को जिन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक है, जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था, ज़्यादातर बिहार, अवध और जिस और जगह जिन क्षेत्रों के लोग थे उनको उन्होंने गैर लड़ाकू घोषित कर दिया। उनकी जो है उनको सेना में बहुत कम इस्तेमाल किया जाने लगा। और जो उसके अलावा जो सिख, गोरखा तथा पठान, इन लोगों ने क्या की थी, इन लोगों ने ये जो 1857 की क्रांति थी उसको दबाने में, उनका दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इनको लड़ाकू जातियाँ घोषित कर दिया था। तो बिहार, अवध तथा वो जगह जहाँ के सैनिकों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था वो गैर लड़ाकू हो गए थे। और सिख, गोरखा तथा पठान, ये तीनों लोग इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी दमन करने में, तो ये लड़ाकू जाति हो गई थी। उस समय भारतीयों को सेना में प्राप्त होने वाला सबसे ऊंचा पद कौन सा था? उस समय भारतीयों को सेना में प्राप्त होने वाला सबसे ऊंचा पद सूबेदार हुआ करता था। देखिए, जैसे ही क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों के अंदर एक डर तो पैदा हो गया था 1857 की इस क्रांति से। उन्होंने क्या किया था, भारतीय सैनिकों को का इस्तेमाल जो है अंग्रेजी सैनिक के हिसाब से कम कर दिया था। ठीक है, बंगाल में क्या होने लगा, बंगाल में इन्होंने जो रेशियो था ना वो 2:1 कर दिया, यानी कि अंग्रेज अगर 2 हैं तो जो इंडियन है वो 1 ही रहेगा। मद्रास में और बॉम्बे में तो इन्होंने और भी ज़्यादा कर दिया, वहाँ 5:1 हो गया था। तो डर 1857 की क्रांति में कहीं ना कहीं एक ऐसा डर तो अंग्रेजों के उसने पैदा कर ही दिया था कि ये कहीं ना कहीं ये जो क्रांति हुई है ये आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले सकती है। और ये जो क्रांति थी उसने अंग्रेजों की नींव तो हिला के रखी दी थी। इसके आगे के लिए पढ़ने के लिए आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।